नमस्ते, मैं निखिल हूं और आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं, जिसमें आज बात एक बार फिर ईरान और इजरायल के बीच तनाव की, जहां बात सीधी धमकियों तक पहुंच गई है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि ख़ामेनेई कहां छिपे हैं, अनकंडीशनल सरेंडर ही चाहिए। और ख़ामेनेई अमेरिका को चेता रहे हैं कि सरेंडर तो हम नहीं करेंगे। अगर ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई हुई तो ऐसा नुकसान हो सकता है जो इरिवर्सिबल हो, यानी अभूतपूर्व तबाही। एक तरफ धमकियों का शोर है, दूसरी तरफ मानवीय संकट। दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से लैस इजरायल के दर्जनों बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं। कुछ इलाके गजा की याद दिलाने लगे हैं। ईरान का नुकसान कहीं बड़ा है। वहां मरने वालों का आंकड़ा 500 को पार कर गया है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं और तेहरान से अभी पलायन चल रहा है। भारत जैसे देश, जिनके नागरिक बड़ी संख्या में मध्य पूर्व में रहते हैं, सांस रोककर स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, अपने नागरिकों को सकुशल निकालने की जुगत में है। इस बीच उस सवाल का जवाब अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई, कहां जाकर ठहरेगी और हासिल इसका क्या होगा। लाख रुपए का सवाल तो यही है कि ईरान क्या वाकई बम बनाने के उतना करीब था जितना बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया। इस पर हम आएंगे, लेकिन आपको पहले तनाव से जुड़े कुछ अपडेट्स दे दें। हम आपको राजदूत की पिछली किस्तों में बता चुके हैं कि ईरान के पास एक फंक्शनल एयरफोर्स या नेवी नहीं है, उसके पास एक बड़ी आर्मी है, लेकिन लड़ाई का जो मोर्चा है वो 1500 किलोमीटर दूर है। तो ईरान के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसे में ईरान पूरी तरह अपनी मिसाइल्स के भरोसे है। ये वो इकलौता हथियार है जिससे वो इसराइल को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अतीत में और इस लड़ाई के दौरान भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अपनाया। वो वेव्स में मिसाइल लॉन्च करता है, यानी एक साथ कई मिसाइलें इसराइल की ओर छोड़ता है। इसराइल, जिसके पास एरो और आयरन डोम जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इन्हें इंटरसेप्ट तो करता है, लेकिन एक साथ इतनी सारी मिसाइल्स को एंगेज करना मुश्किल काम है। फिर हर सिस्टम में कुछ न कुछ परसेंटेज ऑफ एरर भी होता ही है। इसी के नतीजे में तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में ईरानी मिसाइल्स गिर जा रही हैं। फिर ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स भी चला रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का वॉरहेड अंतरिक्ष तक चला जाता है लगभग, और फिर बहुत ही तीखे एंगल पर जमीन पर लौटता है। दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी गारंटी नहीं कर सकते कि वो बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल्स को रोक ही लेंगे। फिर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इस्तेमाल की जा रही हैं जो एक साथ कई वॉरहेड्स के साथ एंटर करती हैं वापस धरती की तरफ। जैसे हमने आपको बताया, इसराइल पर हमला करने के लिए ईरान को एक साथ ढेर सारी मिसाइल्स चलानी पड़ती हैं, जिनमें से कुछ ही गिर पाती हैं इसराइल पे। ये ईरान के लिए ऑपरेशन को बहुत खर्चीला और इंटेंसिव बना रही हैं, जबकि रिजल्ट्स बहुत पुअर हैं। ईरान के पास हजारों मिसाइल्स हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पास इन मिसाइल्स को चलाने के लिए लॉन्चर सीमित संख्या में हैं और इजराइल लगातार इन लॉन्चर्स को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। ईरान के 1/3 से ज़्यादा लॉन्चर्स अब काम करने की स्थिति में नहीं है। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी, ईरान के पास इजराइल का जवाब देने के विकल्प कम होते जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ईरान मिसाइल्स चला रहा है। 18 जून की सुबह भी उसने इसराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। इसराइल में सायरन बजे। इजरायली डिफेंस ने इस हमले पर कहा कि हमने ईरान के कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। ये मिसाइलें एक पार्किंग एरिया पर गिरी, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। इन हमलों से किसी की मृत्यु की खबर अभी तक नहीं आई है इसराइल की तरफ से। इसराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के दावों को झूठा भी करार दिया है। इसराइल के मुताबिक ईरान के पास किसी भी तरह की कोई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इन हमलों के बाद इसराइल ने भी ईरान के कई इलाकों पर हमले किए। IDF चीफ ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर अब तक करीब 1100 हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। डेफ्रिन ने कहा कि हमारा ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह नहीं कर देते। इसराइल, आप जानते हैं कि साधन संपन्न है, उसे पश्चिम का साथ भी मिला हुआ है, लेकिन जिस तरह का इंटेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल में यूज़ होता है, उसे सस्टेन करना भी एक चैलेंज है। हम इसराइल के आयरन डोम पर बहुत बात करते हैं, लेकिन आयरन डोम करीब से चलाए टारगेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे गजा से जो रॉकेट्स चले आते हैं या कम दूरी से चले आ रहे प्रोजेक्टाइल्स, छोटे मिसाइल्स। लंबी दूरी से आ रहे मिसाइल्स और ख़ासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंगेज करने के लिए एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है इसराइल में। ये अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम से भी बेहतर बताया जाता है।
जब मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई, स्पेशली ईरान के पास, तब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एरो प्रोग्राम शुरू किया और साल 2000 से ये सर्विस में है। अभी एरो 2 और एरो 3 सिस्टम चलन में हैं। एरो सिस्टम बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। इजराइल में ईरानी मिसाइल्स के चलते मौतें हुई हैं, लेकिन आंकड़ा बहुत कम इसलिए है क्योंकि एरो का प्रदर्शन बढ़िया है। श्रेय मिलना चाहिए एरो सिस्टम के डिजाइनर्स को, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास एरो के इंटरसेप्टर्स की कमी अब हो रही है, यानी वो मिसाइल्स जो दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऊपर से एक मिसाइल आ रही है, उसको हिट करने के लिए भी आप एक मिसाइल ही चलाते हो। अभी तो इजराइल इन्हें धड़ाधड़ चला रहा है, लेकिन इस फायरिंग रेट को सस्टेन करना मुश्किल होगा। अगर इंटरसेप्टर कम पड़ गए तो ईरान की मिसाइलों का असर बढ़ सकता है। वॉल स्ट्रीट ने लिखा है कि अमेरिका महीनों से एरो इंटरसेप्टर्स की कमी के बारे में जानता था। उसने इजराइल के एयर डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश भी की, लेकिन अमेरिका के पास भी इंटरसेप्टर्स का स्टॉक लिमिटेड है। इजराइल को कई इंटरसेप्टर भेजने के बाद अब अमेरिका की भी ये चिंता है कि उनका स्टॉक कितना वो बचा कर रख पाते हैं। दर्शक जानते ही हैं कि ये एक एक मिसाइल बेशकीमती होती है, बहुत महंगी होती हैं। इन रिपोर्ट्स के ऊपर फिलहाल इजराइल की तरफ से कमेंट आया नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये भी बताया गया है कि अगर मौजूदा रेट पर ईरान के हमले जारी रहे तो इजराइल 10-12 दिनों तक तो अच्छे से डिफेंड कर लेगा, लेकिन इसके बाद उसे अमेरिकन स्टॉक से भरपाई की जरूरत पड़ जाएगी एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस में। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इस रिपोर्ट पर भी कोई कमेंट करने से इनकार किया। फोर्स के मुताबिक वो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। इजराइल को एक और चीज से डील करना है। ईरान का दावा है कि वो अब इजराइल पर फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन दुनिया में कम ही देश इन्हें बना पाए हैं। सुपरसोनिक आपने सुना होगा, हाइपरसोनिक उससे भी तेज। पारंपरिक और एरो जैसे जो आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके लिए हाइपरसोनिक वेपन्स अलग तरह की चुनौती बन जाते हैं। यहाँ दो बातें हैं। फतेह की काबिलियत और असर को लेकर हमारे सामने ईरानी क्लेम्स हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली इन्हें वेरीफाई नहीं किया गया है। और इजराइल ने अपनी ओर से यह भी कहा है कि उसके खिलाफ हाइपरसोनिक्स का इस्तेमाल अभी तक के नहीं हुआ है। इन सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बीच हमले चल रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और नेता डींग हाँक रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। कहा है कि सब जानते हैं ख़ोमेनी कहाँ है, लेकिन अभी उनकी हत्या नहीं होगी। हम चाहते हैं कि ईरान सिविलियन टारगेट्स पर मिसाइल न चलाए, न ही अमेरिकी सैनिकों पर। ईरान की तरफ से भी इसका जवाब आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ देकर युद्ध में हिस्सा लिया तो ये पूरे मिडल ईस्ट में जंग का कारण बनेगा। इसके अलावा बघाई ने कहा कि अरब देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। वो जानते हैं कि इजराइल दूसरों को युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहा है। हमें यकीन है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करने वाले अरब देश अपने इलाके का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। इस बात का मर्म समझने के लिए आपको ईरान की उस पीड़ा को भी समझना पड़ेगा कि जो पूरा मुस्लिम उम्मा की बात होती है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें से किसी भी देश ने आगे आकर ईरान की मदद की पेशकश नहीं की है। और मिडल ईस्ट में तो ईरान पहले से आइसोलेटेड था ही। उसे डर था कि इन बेसिस का इस्तेमाल हो सकता है उसके खिलाफ, इसीलिए वो कॉल दे रहा है। वहीं ईरान के यूएन में राजदूत अली बहरैनी ने भी कहा है कि ईरान ने अमेरिका को अपनी रेड लाइंस बता दी हैं। अगर अमेरिका इन्हें क्रॉस करेगा तो अंजाम बुरा भी हो सकता है। सुप्रीम लीडर ख़ोमेनी ने भी कहा कि अमेरिकी हमले गंभीर नुकसान का कारण बनेंगे और ईरान जबरन थोपी गई शांति या सरेंडर को मानेगा नहीं। ईरान का पुराना दोस्त रूस भी बयान ही दे रहा है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अब मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर खतरा कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक असली और गंभीर खतरा है। ये पूरे इलाके और दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ज़खारोवा ने यह भी कहा कि ईरान को पहले भी, अब भी और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी रखने और उसका इस्तेमाल करने का हक है। रूस की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल को अमेरिकी मदद मिलती है तो मिडल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी। लगे हाथ अब सब बयान दे रहे हैं, तो जर्मनी की तरफ से भी बयान आया है। जर्मनी ने ईरान को संदेश दिया है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, डील कर लीजिए। मतलब एक तरफ मिसाइलें चल रही है और दूसरी तरफ मुंह चल रहे हैं, रुक कुछ भी नहीं रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं, या ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से कितना ही पास या दूर था। इसी सवाल पर हमने बात करने का वादा किया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान नॉन न्यूक्लियर बम बनाने करीब था, है ना।
इजरायली अफसर भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने इसके सबूत यूएस को दिखाए थे। आईएईए की रिपोर्ट वो बता ही रहे हैं। ट्रम्प का भी कहना है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब था, इसलिए अमेरिका इस लड़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग कुछ और ही कह रहे हैं। हमने आपको कल भी बताया था, यानी कि 17 जून का जो राजदूत का एपिसोड था उसमें भी बताया था कि अमेरिका की इंटेल चीफ तुलसी गबार्ड ने मार्च में ही अमेरिकी संसद को बताया था कि ईरान फिलहाल परमाणु बम नहीं बना रहा है। इस पर ट्रम्प ने कह दिया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रही हैं, मेरे मुताबिक तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, बहुत करीब था। अपने इस बयान के बाद ट्रम्प ने अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल से सिचुएशन रूम में एक मीटिंग भी की। सिचुएशन रूम में बातचीत के बाद गबार्ड ने एक बयान भी जारी किया। सीएनएन से बात करते हुए गबार्ड ने कहा कि ट्रम्प और मैं दोनों एक ही बात कर रहे हैं। मीडिया ने उनके पहले के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि जो बात मैंने कही वही बात ट्रम्प भी कह रहे थे। तुलसी ने डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले तुलसी ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। 3 मिनट के उस वीडियो में तुलसी कहती हुए नजर आई कि राजनेता और युद्ध भड़काने वाले लोग न्यूक्लियर हथियारों वाले देशों के बीच डर और तनाव बढ़ा रहे हैं। दुनिया परमाणु विनाश के कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति को ये वीडियो पसंद नहीं आया, क्योंकि इसे बिना उनकी इजाजत के बनाया गया था। खैर, वापस तुलसी गबार्ड की उस गवाही पर आते हैं जो उन्होंने मार्च में अमेरिकी संसद को दी थी। संसद में उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या बताया था वो आपको एग्जैक्ट ही बता देते हैं। 3 महीने पहले लगभग सिग्नल गेट कांड को लेकर यूएस के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को अमेरिकी संसद में पेश किया गया था। क्या हुआ था कि यमन में जो कार्रवाई होने वाली थी उसके लिए सिग्नल पे ग्रुप क्रिएट किया गया और उसके अंदर एक अखबार के संपादक को भी गलती से ऐड कर लिया गया। इसी को सिग्नल गेट कहा गया। तो पेशी हुई। फिर उस समय तुलसी गबार्ड भी संसद में गवाही देने के लिए उनको समन भेजा गया था। इसी दौरान उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी एक रिपोर्ट पेश कर दी थी। उन्होंने तब कहा था कि ईरान इस समय परमाणु हथियार नहीं बना रहा, हमारा एनालिसिस यही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने 2003 में न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को बंद किया था। अभी तक इसे फिर से शुरू करने का कोई आदेश नहीं दिया गया। हालांकि तुलसी ने संसद में यह भी कहा था कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक अब तक के हाईएस्ट लेवल पर है और ये किसी ऐसे देश के लिए असाधारण बात है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। गबार्ड ने तब कहा था कि ये चिंता की बात हो सकती है, लेकिन ईरान के पास बम बनाने के लिए अभी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद जून में ही IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है जो 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अब 60% एनरिचमेंट का क्या मतलब हुआ यूरेनियम के संबंध में, ये बताते हैं। आमतौर पर बिजली का प्लांट अगर लगाना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो 3 से 5% एनरिच्ड यूरेनियम आपको चल जाएगा। लेकिन अगर यूरेनियम 90% शुद्धता वाला है तो यूरेनियम हथियार ग्रेड यानी वेपन ग्रेड लेवल पर चला जाता है। उसको आप न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज कर सकते हो। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। इसे 90% तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अभी ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो यूरेनियम को 60 से 90% तक ले जा सके। इसके बाद भी अगर ईरान इसे 90% तक पहुंचा ले तो उसके पास न्यूक्लियर फिजन करवाने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ऐसे में इजराइल ईरान पर हमले करके इस प्रोसेस को और स्लो कर सकता है, पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता। इसके अलावा केल्सी डेवेनपोर्ट, जो अमेरिका की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन में नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू की बात को नकारा भी है। BBC की रिपोर्ट में केल्सी ने दावा किया कि नेतन्याहू ने ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं दिए जो ये बता सकें कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। ईरान कई महीनों से लगभग जीरो ब्रेकआउट वाली स्थिति में है। इसका मतलब है कि अगर ईरान को एक बम बनाने के लिए भी मटेरियल जुटाना हो तो उसमें बहुत समय लगेगा। फिर भी इजराइल ने हमला किया तो किया। हमारे पास अपने अध्ययन में जितने तथ्य आए हमने आपको देने की कोशिश की, अपनी ओर से कुछ एनालिसिस भी दिया। एक अपडेट हम और देना चाहते हैं इसके साथ। 17 जून को गजा में खाना और रसद लेने आए लोगों पर इजरायली सेना ने टैंक्स, मशीन गन्स और ड्रोन से हमला किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गजा में 140 फिलिस्तीनी मारे गए। गजा में नासिर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि कई घायल गंभीर हालत में हैं, इसलिए हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। गजा सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बेसल ने बताया कि 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लोग आटा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी ड्रोन्स और टैंक्स ने उन पर हमला किया। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF के मुताबिक ये गजा में अब तक का सबसे दर्दनाक दिन था। पिछले 3 हफ्तों में गजा में 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 2000 से ज़्यादा घायल हैं। बचने वाले लोगों ने भयानक मंजर बयान किया। एक व्यक्ति ने कहा कि बच्चे समेत दर्जनों लोग मारे गए
और कोई मदद नहीं कर सका। कई शव इतनी बुरी हालत में थे कि उनकी पहचान ही नहीं हो पाई। यूएन के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की निंदा की और जवाबदेही की भी मांग की है। इन जानकारियों के साथ रिया की मदद से लिखा गया राजदूत समाप्त होता है, जिसे इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप खबरगांव को देखते रहिए।